बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और जो एक जंगबंदी हुई है गाज़ा में उस हवाले से। और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गाज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे, ख़ास तौर पे वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है। या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर उन पर पाबंदियाँ भी लगती रही है। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो खबर कोई और निकल आई। और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोज़र के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियां आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियां बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फार्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोज़र जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से एक धमाका हुआ। अब पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये हमास ने किया है, लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई। और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन को इस बात का इल्म था कि रफ़ा में जो धमाका हुआ ये एक आबादकार इसराइली बलडोज़र के वहाँ दबी हुई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरने की वजह से हुआ, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस दावे की नफ़ी होती है कि हमास के जांबाज सुरंगों से निकले और उन्होंने हमला किया। ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आलमी सतह पर गलत करार दी गई है, बल्कि अब कुछ और जर्नलिस्ट हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। रियान ग्राहम ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी तहकीकात के नताइज इसराइल के सामने रखे कि जनाब ये तो गाज़ा ने वहाँ पे जो हमला हुआ ये हमास ने नहीं किया, ये तो एक हादसा हुआ है। तो इस पर नेतन्याहू ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और कहा कि क्रॉसिंग चंद घंटों में दोबारा खुल जाएगी। तो अमेरिका को भी इस बात पे बातों का तशवीश होती है कि बार बार हमला हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखें ना, तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये था जब उन्हें बताया गया ट्रंप को कि यहाँ पे बमबारी हो रही, तो ट्रंप ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया उसने कहा सारी सूरत-ए-हाल के लिए जिम्मेदार हमास है और हमास के साथ मामूली सा मसला है, लेकिन इसका जल्द हल निकाल लेंगे क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का इशारा भी दे दिया हमास के खिलाफ। और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं ये काम अमरीकी फ़ौजी नहीं करेंगे, बल्कि दर्जन भर उन ममालिक के फ़ौजी करेंगे या वो लोग करेंगे जिनको अमन मुआहदे के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा गाज़ा में। यानी ट्रंप का ये मानना है कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे आएंगी गाज़ा में, वो हमास को कंट्रोल करेंगी और इसराइल के लिए हालात पहले से बेहतर रह जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया, या उनकी जो यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान है, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को खबरदार किया कि अगरचे गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा अभी टला नहीं है। गाज़ा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू में बाकायदा किया गया यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा की जानिब से, और ये बताया गया कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अभी बरकरार है और इस वक्त तक रहेगा जब तक गाज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने रखी। अब ये सिचुएशन आप देख लें,
ये है कि सब लोग इसराइल की तरफ देखते हैं जब भी गाजा के अंदर दोबारा बमबारी होती है। और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 इसराइली फौजी मारे गए, तो बाद में पता चला कि ये एक हादसा था। हमास ने वादा नहीं तोड़ा, वादा टूटा है दूसरी तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साथ दिया एक मरतबा फिर अपने दोस्त इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप की ना ये खूबी है, वो खुलकर करता है जो भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसराइल का साथ देता हूं तो फिर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको हथियार चाहिए तो मैं दूंगा। खुलकर आता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं अपने हुक्मरानों की बात कर लेता हूं पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, ये खुलकर नहीं आते। ये नहीं है किसी जगह कोई बात करते हैं, किसी जगह कोई बात करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि फलस्तीन के अंदर हम अमन लेकर आना चाहते हैं, गजा के अंदर जंगबंदी करवाना चाहते हैं। अब जंगबंदी की खिलाफवर्जी हो रही है, ये बात ही नहीं कर रहे। ट्रंप इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है इन मामलात में। लेकिन क्या हमारी हुकूमत या हुक्मरान फलस्तीनियों का जो दोबारा कत्लेआम हुआ उसके ऊपर खुलकर साथ दे रहा? नहीं दे रहा। अब ये कत्लेआम के ऊपर तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कत्लेआम कर दिया और पूरे पाकिस्तान ने होता हुआ भी देख लिया। पाकिस्तानियों के वैसे ही बहुत दिल दुखे हुए, जब दिल करता है जिसको मर्जी कत्लेआम कर देते हैं। थोड़े दिन पहले नाज़रीन आप एक वीडियो देख रहे थे, DGI SPR फरमा रहे थे पेशावर जाके, जहां वो इस्लामाबाद से अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर गए, ज़ाती सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ले जाया गया, ना कि पेशावर के सहाफ़ियों से जो वहां पे मुतासिर हैं उनसे सवालात लिए जाते। लेकिन इस्लामाबाद से सहाफ़ी ले जाए गए, वहां पे जाके कुछ पैगामात देने की कोशिश की गई, तो हमने देखा कि मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ थे DGI SPR। बल्कि उन्होंने ग़ज़वा बदर का हवाला भी दे दिया। आर्मी चीफ भी कुरानी हवाले देते रहते हैं कुरान पाक से। तो इन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बार बार वो ये कहते रहे, यानी इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर वो तनकीद करते रहे और अफगानिस्तान के बारे में बड़े, यानी जो ये हुकूमत का रवैया था वो बड़ा हद तक अमेज टाइप का था। उन्हें वो समझ रहे थे कि मसला ही कोई नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि एक झड़पों का और जंग का सिलसिला भी हम देखते रहे, विटनेस करते रहे अफगानिस्तान के बारे में। फिर देखा बॉर्डर पूरा का पूरा गर्म भी हुआ। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने खिताब किया है, उसमें मौक़िफ़ कुछ और आ गया। देखिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमने तो जो पिछली कई दहाइयों से देखा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौक़िफ़ सख्त होता था, अफगानिस्तान के साथ नरम होता था। पाकिस्तान इंडिया को कहता था एक दुश्मन मुल्क है, कश्मीर की आज़ादी तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान कहता था एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम अपने मामलात इनके साथ बेहतर करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा। DGI SPR या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान की एंटी हो गई, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मत करो, और इंडिया के प्रो हो गई। साहिर शमशाद साहब का जरा स्टेटमेंट आप सुनिए, ये 2-4 लोगों ने रिपोर्ट की है, मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं सुन भी रहा था उनका खुद भी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कशीदगी नहीं बल्कि अमन चाहता है। हम भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर, तनाज़ात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं। और साथ ही लेकिन उन्होंने कहा भारतीय आर्मी सियासत ज़दा है और जो उनके सियासतदान है वो अस्करियत ज़दा है। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की फ़ौज भी सियासत कर रही है बड़े लंबे अरसे से, और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के अंडर काम कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पाकिस्तान में है। लेकिन चले इसको छोड़ दें, इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पे हम हल करना चाहते हैं डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, ताकि दोनों कायम रहे और एक इज्जत के साथ डायलॉग हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता है, इंडिया जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है झूठे इल्जाम लगा के, उसके साथ कहते हैं जी डायलॉग करना है, मुज़ाकरात करना हमारी ये ख्वाहिश है, करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो बार बार पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाता रहा और इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें चाहिए कि इनके साथ बैठे, वहां पे हम नफरत फैलाते रहे। तो एक पाकिस्तान की पॉलिसी का कोई समझ नहीं आता कि पाकिस्तान जाना किस तरफ चाहता है और ये पॉलिसी बनाकर चलाना किस तरीके से चाह रहे हैं सारे निजाम को। अब एक और खबर देखें नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर चल रही है कि साद रिजवी साहब के 95 अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें कहते हैं जी कुछ सूदी अकाउंट थे और कुछ इतना पैसा और ये और वो, बहुत पकड़ लिया जी। साद रिजवी साहब तरीके लब्बैक के अकाउंट पकड़े गए जनाब, वो ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब क्यों पकड़े गए?
अगर कोई 2 नंबरी हो रही थी तो अब तो नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही होगी, पहले पकड़ लेते। बेशुमार मौलवी और भी है पाकिस्तान में, उनके अकाउंट क्यों नहीं पकड़े जाते, अब इनके क्यों पकड़े जा रहे हैं? आज का बड़ा सवाल नहीं है, ये नहीं है कि जनाब साद रिजवी के कितने अकाउंट हैं, साद रिजवी के घर से क्या मिला। बड़ा सवाल यह है कि साद रिजवी और उसका भाई ये दोनों गए कहां। बड़ा सवाल यह है कि जो कत्लेआम हुआ मुरीदके में उसमें कितने लोग शहीद हुए। बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों की लाशें कहां गई। बड़ा सवाल यह है कि जख्मी कितने और वो कहां हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्होंने आगे से गोली चलाई। हमारे पास तो एक भी विजुअल नहीं है, हमें तो ये निहत्ते नजर आ रहे थे। मुझे इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ रहा हमेशा, इनके सियासी तर्ज अमल से इख्तलाफ रहा हमेशा, लेकिन मैं कभी भी इसकी हमायत नहीं कर सकता कि निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मार दिया जाए। मैंने पहले भी हमेशा कहा कि नहीं, निहत्ते लोगों को घेरा डाल के मारना मुनासिब बात नहीं है। हाँ, अगर कोई कानून हाथ में ले, गोली चला रहा हो तो आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, लेकिन इतने सारे बंदे मार दिए। अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो तरीके लबैक के लोग क्लेम कर रहे हैं, वो तो बहुत खौफनाक है। जो समा टीवी ने चलाया, हुकूमती टीवी चैनल ने, एक हुकूमती वजीर है उसका टीवी चैनल है, उसने जो चीजें चलाई वो बड़ी खौफनाक है। मरियम नवाज के सिक्योरिटी के शदीद तरीन इशूज हो गए हैं, बड़े सीरियस, और उनकी फैमिली के भी बड़े सीरियस इशूज हो गए हैं सिक्योरिटी के। अब उन्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए और उन्हें मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब सिलसिला पंजाब में शुरू कर दिया गया। जिसको दिल किया कत्ल कर दिया, वो पुलिस निकाल निकाल के जेलों से बंदे मारी जा रही है। पुलिस एक के बाद एक इनकाउंटर करती चली जा रही है। सबसे आसान तरीका ढूंढा, बंदा उठाओ, बंदे को कत्ल कर दो। और इतनी कत्लो गारत गिरी के बावजूद पंजाब में कम होना चाहिए ना क्राइम रेट, वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। 11% जराइम में पंजाब में इजाफा हो गया। अब ये क्राइम पता कब होता है ज्यादा? जब लोगों के पास कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जब गुर्बत बहुत बढ़ती है, मजबूरियां लोगों की बढ़ती हैं, तो बाद औकात जराइम इसकी वजह से भी बढ़ते हैं। फिर हमारी पुलिस जराइम को रिपोर्ट भी नहीं करती। लेकिन अब रिपोर्ट जितने हुए हैं उनमें भी आप ये देख लें कि बड़े पैमाने पे जराइम में इजाफा होता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान में करप्ट होना कोई मसला नहीं है, बेईमान होना कोई मसला नहीं है। मुल्क लूटना, कौमी खजाना लूटना, जराइम पेशा होना, अवाम से फ्रॉड करना, ये कोई जुर्म नहीं है अगर आपके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है तो। लेकिन अगर आपके साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के ठीक नहीं है, या आप उनके बयानिए की हमायत नहीं कर रहे, तो फिर आपकी डिग्री जाली निकलेगी, फिर आप चोर भी हैं, फिर आप डाकू भी हैं, फिर आपके फॉर्म 45 असली भी होंगे तो वो जाली हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपका नाम ECL में डल जाएगा, आपके खानदान के बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपकी हलाल की कमाई भी हराम हो जाएगी। अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो हर तरह की तोहमतें आपके ऊपर लगेगी, आपके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस भी हो सकता है, आप मुल्क दुश्मन भी होंगे और गद्दार भी होंगे। अगर आपने कहीं एस्टेब्लिशमेंट के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ कर लिया तो फिर यह सब कुछ आपके साथ होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं, वहां से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1 तो यह है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को, वो सुहेल अफरीदी साहब ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियां हैं ये एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां किसी काम के नहीं हैं। ये गाड़ियां हमने इसलिए वापस कर दी हैं कि हमें वो गाड़ियां दी गई जिनके तो काम निकलना शुरू हो गया, पुरानी गाड़ियां। अब इसके ऊपर हुकूमत कह रही है अपनी बड़ी आला क्वालिटी की बड़ी जबरदस्त गाड़ियां दी हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा जनाब हमको इतने गए गुजरे कि आपने गाड़ियां में दे दी, इनका काम करवाएं, इनको चलाएं, ये गाड़ियां ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड। देखिए ये जो होती है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये बड़ी हसास गाड़ी होती है। वो मैंने एक रखी है तो मुझे आइडिया है, वो पुरानी गाड़ी है बहुत, इतनी महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी, तो मैं पुरानी थी मेरे पास। तो मेरे वालिद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो रोजाना कोई ना कोई उसका काम करते ही रहते थे। यानी कोई ना कोई बंदा आया होता था, वो कोई ना कोई काम उसका कर ही रहा होता था, कोई ना कोई पुर्जा उसका निकल रहा होता था, कोई नया डाल ही रहा होता था, कोई ना कोई चीज उसकी रिपेयर होने के लिए गई होती थी। तो ये क्योंकि बहुत वजनी गाड़ी होती है, ये जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो इसका काम निकलता रहता है। ये पुरानी हो जाए तो ये फिर वो आप ऑपरेशनल कामों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा पुरानी हो जाए तो ये अब उनको इस तरह की गाड़ियां दे दी गई, तो उन्होंने एहतजाजन वापस कर दी। जनाब ये आप हमें समझते क्या है? तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी, और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो 4 सद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं
जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी। और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये दो चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी और दूसरा अफगान मुहाजिरीन पे थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहां कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए बिला मुकाबला करवा लो। मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वजीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये जरा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता है 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा, एक बंदा लकीर के उस तरफ नहीं गया। ये हालात है नादरीन खैबर पख्तूनख्वा में। एक और चीज़ नादरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रोला डाला गया था कि सुहेल अफरीदी के पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो नहीं है और कायद-ए-आज़म का फोटो क्यों हटाया इसका रोला डाला गया था। लेकिन जिन लोगों ने यह शोर मचाया था ना, उन्होंने उस वक्त ये शोर नहीं मचाया जब अखबारात के अंदर फौजी अफसरान की तस्वीरें लग रही थी 14 अगस्त पे, सियासतदानों की लग रही थी और कायद-ए-आज़म जो बानी है पाकिस्तान है उनकी नहीं लग रही थी। किसी ने शोर नहीं मचाया। लेकिन सुहेल अफरीदी के पीछे लगी हुई थी, वो उस फ्रेम से बाहर चली गई तो बहुत रोला डाला गया। अब जनाब सोशल मीडिया ने रोजाना ही काम पकड़ लिया है। जरदारी अपने दफ्तर में बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, मरियम, बिलावल, मुराद, कोई भी बैठे अपने अपने ऑफिस में, तो मुराद अली शाह बैठे कोई भी, तो वो तस्वीर निकाल के लगा देते हैं जनाब इस तस्वीर में कहाँ है कायद-ए-आज़म। कहीं पे भुट्टो की तस्वीर लगी होगी, कहीं नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होगी, कहीं किसी और की लगी होगी, हर जगह से कायद-ए-आज़म गायब है। लेकिन हराम है कि कोई बंदा आवाज उठाए इस पे। खास तौर पे मैं उन बंदों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सुहेल अफरीदी के मामले पे आवाज उठाई थी। देखिए आवाज उठानी है तो फिर आपको सबके खिलाफ उठानी है। जो चीज एक ने गलत की वो सब ने गलत की। लेकिन वहां पे एक तस्वीर लगी हुई थी और दूसरे एंगल से जब एक फोटो सामने आया, वीडियो, तो पता चल गया कि तस्वीर तो लगी हुई है। नाज़रीन एक और काम किया ये पंजाब हुकूमत ने और इसको अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको जरा इसका पोल खोल देता हूं। ये मेरे साथ फिगर सामने मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने बड़ी महंगी गाड़ियां जनाब तैयार कर ली और ये गाड़ियां मंगवा ली और खड़ी कर दी लाइन में। ये 15 गाड़ियां और इनको एंटी स्मोक व्हीकल्स कह सकते हैं या एंटी स्मोक गन का आप इसका नाम दे सकते हैं। इन गाड़ियों के ऊपर ना वो लगे होते हैं वाटर बाउजर्स और पीछे गन लगी होती है जिसके जरिए से पानी की बूंदें हवा में छोड़ी जाती हैं बहुत तेज और बहुत फैला के छोड़ी जाती है। तो फुहार नहीं होती, इस तरह छोड़ी जाती है, पानी की फुहार छोड़ी जाती है हवा के अंदर। ये जो स्मोक होती है ना, इसके पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते हैं और जमीन पे जाके बैठ जाते हैं। ये हवा से जितना ऊपर चली जाए वहां तक ये कंट्रोल कर देती है और वक्ती तौर पे जहां से ये गुजरती है वहां पे थोड़ी देर के लिए स्मोक कम हो जाती है। ये 15 गाड़ियां लाके दिखावा किया गया जनाब, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। ये 15 गाड़ियां लाहौर का एक टाउन भी नहीं, एक इलाका भी नहीं, एक यूनियन काउंसिल भी नहीं संभाल सकती। 15 गाड़ियां लाहौर का एक यूनियन काउंसिल कंट्रोल नहीं कर सकती। तो लाहौर के अंदर एक एक टाउन में कितने कितने यूनियन काउंसिल्स हैं और टोटल 60 टाउन्स हैं लाहौर में जो मैंने लास्ट पढ़ा था। इतना बड़ा शहर है कि एक यूनियन काउंसिल को कंट्रोल कर नहीं सकती ये गाड़ियां 15, और इन्होंने लाके पूरे शहर के लिए दे दी है। ये 150 गाड़ियों की बजाय 500 गाड़ियां भी रहे ना फिर भी नहीं हो सकता लाहौर में स्मोक का कंट्रोल। और पैसे कौम के जाया कर रहे हैं सिर्फ अपनी इश्तेहारबाजी के चक्कर में। ये हो सकता है कि स्कूल के बाहर खड़ा कर दें या वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर लगा लेंगे भी यहां पे पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, जरा इसको फेंकते रहो फुहार को, स्मोक नीचे गिरती रहे। या एक कोई असेंबली के बाहर कर दो या कोई एक हाई कोर्ट के बाहर कर दो, थोड़ा सा वहां पे जरा थोड़ा माहौल बन जाए, सफाई सुथराई हो जाए। लेकिन देखिए इसमें चंद चीजें, एक तो इसमें लेबर लगती है, इसमें पानी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है। आपके पास पानी की पहले किल्लत है, आप ये कर लें, पानी इसमें ज़ाया होता है, लेबर लगती है, पैसा लगता है।
तो आपका पैसा तो बहुत लगेगा ये काम करने, इसको चलाने के लिए भी पैसा होता है, इसको खरीदने के लिए भी पैसा होता है। लेकिन क्या ये काम करता है? ये मॉडल पहले अपनाया गया था दिल्ली में, इंडिया में। वहां बहुत सीरियस इशू है पोल्यूशन का। दिल्ली ने इसके ऊपर चंद सालों से काम किया और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये लगाए। उनकी बेशतर मशीनें खराब हो गई और उनके पास नतीजा ये है कि इसको कामयाब नहीं करार दिया जा सकता वहां पे। यानी अभी मैंने खोला, ये मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल के मैंने इसको रिसर्च कर लिया। दिल्ली में जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 590 और खतरनाक हद तक ज्यादा है। दूसरा शहर लाहौर है, तीसरा कोलकाता है, चौथा जो है वो ताशकंद है उज्बेकिस्तान का, पांचवा मुंबई है, छठा कराची है। तो हमारे शहरों की तो बेड़े ही गर्क है और हमारे शहर जो खतरनाक हद तक जो है वो अनहेल्दी है रहने के लिए। अब क्या ये जो गन्स हैं या एंटी स्मोक गन्स, ये जब दिल्ली में काम नहीं कर रही, वो आज भी दुनिया में पोल्यूशन में नंबर 1 शहर है, तो पाकिस्तान में कैसे काम करेंगी? ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखाने के लिए लेकर आए। जितनी देर इसको चलाएंगे उतनी देर के लिए थोड़ा सा ही माहौल बनेगा, इसको बंद करेंगे 2 घंटे के बाद वही सिचुएशन होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका फर्क पड़ेगा जब तक आप पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे। आपको बहुत बड़े पैमाने पे प्लांटेशन करनी चाहिए। आपको जितनी भी जहरीली गैसें छोड़ने वाले आपके छोटे बड़े यूनिट्स हैं उन सबको बंद करना चाहिए। पाकिस्तान में सख्त कवानीन बनाकर उनको अप्लाई करना चाहिए। ये बरतानिया में लोग बताते हैं कि पहले बहुत ज्यादा स्मोक होती थी, बड़े बुरे हालात होते थे, और आज बेहतरीन है। किसी जगह पे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी यहां पे एयर है। पूरी दुनिया के लगते हैं जो सवाल उठाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले हो या वो बुकला जो हक और सच की आवाज उठाते हैं, वो बुरे लगते हैं। जो भी पाकिस्तान में सवाल करेगा ना, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमें वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आपने गौर किया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा